भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों का कार्य पीरियड है 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक। तो आइए देखते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। इनका जन्म बजवाड़ा में सन 1472 में हुआ था। यहाँ याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आए कि डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार फरीद खां का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ 1486 होगा। अगला है शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था। शेरशाह का प्रारंभिक नाम था फरीद खां। शेरशाह के पिता हसन खां जागीरदार थे सहसराम, ख्वासपुर और टाडा के। फरीद खां ने अपनी शिक्षा दीक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। फरीद खां की वीरता से प्रभावित होकर बहार खां लोहानी ने उसका नाम शेर खां रखा था। अगला है मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था। तो मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित था शेरशाह। बिहार के किस सुल्तान ने शेर खां को अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का शिक्षक नियुक्त किया था। तो ये बिहार के सुल्तान थे सुल्तान मोहम्मद नोहानी ने। अगला है 1532 में दोहरिया के युद्ध में हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह ने किसका साथ दिया। तो हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह ने अफगानों का साथ दिया था। सूरजगढ़ की लड़ाई ये हुई थी 1534 में बंगाल में। सूरज की लड़ाई किसके बीच हुई थी। ये शेर खां और गयासुद्दीन मोहम्मद के बीच हुई थी। अगला है शेर खां मुगल सेवा में कितने समय तक रहा था। शेर खां मुगल सेवा में लगभग 15 महीने तक रहा था। यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। ये कथन शेर खां का है। अगला है चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 1539 में शेर खां और मुगलों के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। आइए अगला तथ्य देखते हैं, अगला पॉइंट। अगला है चौसा के युद्ध 50 शेरशाह आलम सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि शेरशाह ने आलम सुल्तान आदिल की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी। तो चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह ने ये उपाधि धारण की थी और अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे चौसा युद्ध के बाद। अगला है कन्नौज तथा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1540 में। किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। ये शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। तो शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक 10 जून 1540 को आगरा में हुआ। अगला प्रश्न है सूर्यवंश का संस्थापक कौन था। तो सूर्यवंश संस्थापक कहा जाता है शेरशाह सूरी को। अगला पॉइंट सूर्यवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया। सूर्यवंश ने 15 वर्षों तक शासन किया, 1540 से 1555 तक। अगला है किसी द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है। तो द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। अगला पॉइंट कि सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की। तो ये शेरशाह सूरी ने ऐसा किया था। अगला है बंगाल में सिखदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन बंगला अथवा अमीर बंगाल को नियुक्त किया था किसने। शेरशाह सूरी ने। अगला है कन्नौज नगर को बर्बाद करके किसने शेरसूर नामक नगर बसाया था। तो कन्नौज को बर्बाद करके शेरसूर नगर बसाया था शेरशाह ने। अगला है किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया। तो ये था शेरशाह ने ही। सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना कैसी थी। तो ये अष्टकोणीय थी। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा किससे घिरा है। तो एक तालाब से घिरा हुआ था। सासाराम कहाँ स्थित है। सासाराम स्थित है बिहार में। अगला पॉइंट है हसन खां सूर के मकबरे व शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था। तो हसन खां सूर और शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार अलीबल खान था। अलीबल खान। अगला है पटना नगर की स्थापना किसने की थी। तो शेरशाह ने की है। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था। तो हुमायूं और अकबर के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था। अगला है हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये उपाधि शेरशाह ने धारण की थी। शेरशाह की किस विजय की को नैतिक आधार पर सदैव आलोचना की जाती है। ये रायसेन विजय को। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था। तो शेरशाह का अंतिम अभियान कलिंजर के विरुद्ध था। शेरशाह के कलिंजर अभियान से वहाँ का राजा कीरत सिंह था। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर में ही हुई। शेरशाह को दफनाया गया सासाराम में। शेरशाह किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो शेरशाह ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था आदिल खां को। कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ था। इस्लाम शाह हुआ था। जलाल खां ने कौन सी उपाधि धारण की। जलाल खां ने इस्लाम
शाह की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है शेर शाह की मृत्यु पश्चात किसे इस्लाम शाह के नाम से सुल्तान घोषित किया गया? तो ये जलाल खां को इस्लाम शाह के नाम से सुल्तान घोषित किया गया था। अगला है महदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में। अगला किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये किया इस्लाम शाह व सिकंदर शाह ने। अगला है मानकोट के किले का निर्माण इस्लाम शाह ने कराया था। अगला है सरदारों के प्रभाव को कम करने के लिए किन अफगान शासक ने आज्ञा दी थी कि कोई भी सरदार हाथी नहीं रखेगा, नर्तकियाँ नहीं रखेगा और लाल रंग के खेमे का प्रयोग नहीं करेगा? तो ऐसा आज्ञा दी थी इस्लाम शाह ने। अगला है किसने राज्य की तरफ से कानून बनाकर उनको समान बनाया और धर्म के प्रभाव को कानून व्यवस्था में समाप्त करने का प्रयत्न किया था? ऐसा किया इस्लाम शाह ने। शेर शाह सूरी द्वारा कौन से सुधार किए गए? तो शेर शाह ने राजस्व सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, सैनिक सुधार किए, मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। शेर शाह सूरी को जाना जाता है नागरिक प्रशासन प्रणाली का संगठन करने के लिए, पहला रुपया जारी करने के लिए जो 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा। उसने भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, उसने भूमि की पैमाइश कराई, दिल्ली के पुराने किले में किला कुरना मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक, ये सब था शेर शाह सूरी का। अगला शेर शाह के संबंध में सही कथन कौन है? तो यात्रा मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उसने राजमार्गों पर नियत अंतराल पर सरायों का निर्माण कराया। सही है। अगला है पूर्ववर्ती काल की मिलावटी धातुओं के खोटे सिक्कों के स्थान पर उसने चांदी तथा तांबे के मानक सिक्कों का प्रचलन कराया। अगला है राजस्व सुधार। जरीमाना नामक कर किसने लागू किया था? तो ये शेर शाह ने किया था। जरीमाना किस पर लगता था? तो जमीन। जरीमाना किस पर एक कर था? तो जमीन पर था। शेर शाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए क्या किया था? तो उसने राई यानी फसली दर की सूची लागू करवाया था। शेर शाह ने किसके नेतृत्व में भू सर्वेक्षण कराया? तो अहमद खां के नेतृत्व में शेर शाह ने भू सर्वेक्षण कराया था। अगला शेर शाह ने भू राजस्व निर्धारित हेतु भूमि को कितने भागों में विभाजित किया था? तो शेर शाह ने 3 भागों में अच्छी, मध्यम और निम्न किया था। शेर शाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था? तो ये था जमीन की सही पैमाइश। अगला तथ्य देखते हैं। अगला है शेर शाह का कृषि नीति के संबंध में सही कथन है। शेर शाह की कृषि नीति संबंधी सही कथन। शेर शाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया। शेर शाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की। प्रत्येक किसान द्वारा दी जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज पर लिखवाया। ये सब सही है। अगला कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी? तो ये शेर शाह ने किया था। अगला भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को पट्टा एवं काबूलियत देने की प्रणाली ये शेर शाह ने ही आरंभ की थी। शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय का देखभाल करता था? ये था दीवाने वजारत। अगला है शेर शाह के राज्यकाल में आमिल का क्या कार्य था? आमिल क्या करता था? भू राजस्व हेतु भूमापन करना इसका कार्य था। अगला है सीधे रैयत यानी किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने आरंभ की थी? शेर शाह ने आरंभ की थी। शेर शाह के विषय में सही कथन है। भू राजस्व नगद अथवा अनाज दोनों के रूप में चुकाया जा सकता था। सही है। भूमि मापन के कार्यों की देखभाल के लिए शेर शाह ने अहमद खां को नियुक्त किया था। सही है। शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपया तथा तांबे के दाम में विनिमय अनुपात 1:64 का था। अगला पॉइंट है शेर शाह सूरी कहाँ से उपज का केवल चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था यानी 25%? तो शेर शाह सूरी मुल्तान से ही उपज का चतुर्थांश केवल राजस्व के रूप में लेता था, भूमि कर के रूप में। अगला शेर शाह द्वारा भू राजस्व के अतिरिक्त जनहित के उपयोग हेतु लिए जाने वाले अतिरिक्त कर का प्रतिशत 2.5% था। अगला शेर शाह की भू राजस्व पद्धति लगान व्यवस्था को रैयतवाड़ी कहा जाता है। अगला शेर शाह की लगान व्यवस्था के विषय में सही कथन है। उसने लगान निर्धारण के 3 प्रकार की प्रणालियाँ गल्ला बख्शी अथवा बटाई, नस्क या मुक्ताई अथवा कनकुत, नकदी अथवा जब्ती अपनाई। अगला भूमि के माप के लिए उसने सिकंदरी गज, 31 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग कराया। सही है। यदि शेर शाह 10 या 20 वर्ष और जीवित रहा होता तो जमींदार वर्ग समाप्त हो गया होता
और हिंदुस्तान उत्साही एवं पश्चिमी किसानों द्वारा खेती की जाने वाला तथा सिंचाई युक्त एवं एक ऐसी विस्तृत भूप्रदेश होता जिसमें कहीं भी झाड़ी या घास न होती। शेरशाह के विषय में ये बातें कही हैं डॉक्टर कानूनगो ने। अगला है शेरशाह के विषय में सही कथन। उसका राजस्व सिद्धांत तुर्क और अफगानों का मिला जुला स्वरूप था। सही है। शेरशाह स्वयं शासन का प्रधान था और शासन की संपूर्ण शक्तियाँ उसमें केंद्रित थी। सही है। अगला देखते हैं न्यायिक सुधार। शेरशाह सूरी के जो न्यायिक सुधार हैं उनकी बात करते हैं। शेरशाह की धार्मिक नीति कैसी थी? तो इसकी धार्मिक नीति सहिष्णु थी। अगला है न्याय करना धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है, इसे कभी सभी काफिर और मुसलमान बादशाह स्वीकार करते हैं। यह कथन है शेरशाह का। अगला है शेरशाह का शासन व्यवस्था के विषय में किसने लिखा है कि शेरशाह के समय में एक वृद्ध स्त्री भी अपने सिर पर आभूषण भरी हुई टोकरी लिए सुरक्षित राज्य के कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है। ये अब्बास खां सरवानी ने लिखा था। अगला है शेरशाह न्याय कार्य करने के लिए किस दिन बैठता था? तो शेरशाह न्याय करता था बुधवार को। अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध किस मध्यकालीन शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान उल अदल की उपाधि शेरशाह ने धारण की थी। अब बात करते हैं शेरशाह के प्रशासनिक सुधार की। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सराय-ए-आजम या सड़क-ए-आजम के नाम से सड़कों का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने, जिसे आज कर्नाटक रोड कहते हैं। अगला किस अधिकारियों द्वारा शेरशाह सूरी के शासनकाल के परगना प्रशासन की देखभाल की जाती थी? परगना प्रशासन की देखभाल सिकदार और मुंशी द्वारा की जाती थी। अगला शांति व सुरक्षा व्यवस्था के लिए शेरशाह ने कौन सा उपाय अपनाया? तो शेरशाह ने पुलिस विभाग की नीति स्थानीय उत्तरदायित्व पर आधारित किया था। अगला शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलात कौन था? तो ये बंगाल का प्रांतपति था। काजी फजीलात कौन था? तो ये बंगाल का प्रांतपति था शेरशाह के काल में। अगला पॉइंट है ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? ब्रह्मजीत गौड़ शेरशाह का सेनापति था। अगला किसने शेरशाह द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है? तो ऐसा कहा है डॉक्टर कानूनगो ने। अगला उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ नामक किला ये शेरशाह ने ही बनवाया था। अगला झेलम नदी के तट पर स्थित रोहतासगढ़ का दुर्ग शेरशाह सूरी ने बनवाया। रोहतासगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसकी देख रेख में आरंभ हुआ था? तो रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण हैबत खां एवं टोडरमल की देख रेख में आरंभ हुआ था। शेरशाह द्वारा निर्मित बंगाल में सोनारगांव के आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए सुल्तान तक जाने वाली सड़क क्या कहलाती थी? जिसे सड़क-ए-आजम कहा जाता था। उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया। यहाँ यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था थी। उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया था। किसने कराया था ऐसा? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला पॉइंट देखते हैं। शेरशाह ने शमशेर साम्राज्य में कितनी सरायों का निर्माण कराया था? तो शेरशाह ने शमशेर साम्राज्य में 1700 सरायों का निर्माण कराया था। अगला है किसने कहा जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए तथा उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए? तो ये कहा था शेरशाह सूरी ने। अगला पॉइंट है शेरशाह के समय कितने सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है? तो शेरशाह के समय 16 सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है। अगला शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? तो शेरशाह ने इसके लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। अब बात करते हैं सैन्य सुधार की। शेरशाह की सैन्य व्यवस्था के विषय में सही कथन है। उसने सैनिकों को खुलिया रखने और घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः प्रचलित की थी। सही है। वह स्वयं सैनिकों को भर्ती करता था। सही है। अब बात करते हैं मुद्रा सुधार की। किसे सुधरी हुई मुद्रा को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? सुधरी हुई मुद्रा को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है शेरशाह सूरी को। अगला चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगला शेरशाह के रुपये के बारे में किस इतिहासकार ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा का आधार है? तो ये लिखा था स्मिथ ने। अगला शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो ये शेरशाह ने किया था। अगला शेरशाह ने किन धातुओं की मुद्राएं चलाई थी? शेरशाह ने सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई थी। अगला पॉइंट है
शेष द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपए का भार 178 ग्राम था। अगला शेष द्वारा जारी किए तांबे का दाम का भार 380 ग्राम था। अगला शेष के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपए के बीच अनुपात 64:1 था। अगला शेष शाह के समय कुल कितनी टकसालें थी, तो ये 23 टकसालें थी। शेष शाह द्वारा चलाया गया स्वर्ण निर्मित सिक्का अशरफ कहलाया। अगला शेष शाह के विषय में किसने लिखा है कि उसने अलाउद्दीन की व्यवस्था को पुनः लागू किया, जिसे उसने तारीख फिरोज शाही में पढ़ा था और आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रशंसा का पात्र बन गया था। ये लिखा था अबुल फजल ने। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया होता, यह कथन है शेरशाह सूरी का। अगला दिल्ली के किला एक पुनः मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला है दिल्ली में पुराना किले के भवनों का निर्माण किसने कराया, ये शेरशाह सूरी ने ही कराया था। अगला पॉइंट देखते हैं। इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों को क्षति नहीं पहुंचाने और यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना में और बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने का कहा गया। एक कथन किस बादशाह के विषय में है, तो ये शेरशाह सूरी के विषय में है। अगला, ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसा खर्च नहीं करते, वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। अपने इस कथन के लिए मशहूर है कौन, फरीद उर्फ शेरशाह सूरी। अगला, किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की और उन्हें गुजारा भत्ता दिया था, तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह के शासन व्यवस्था के संदर्भ में सत्कथन है, इस्लाम शाह की मृत्यु पर शेरशाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। सही है। अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भूराजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया था। सही है। फिर यहाँ शेरशाह सूरी के विषय में सही, प्रशासन में हिंदुई भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है। उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया। शेरशाह सूरी एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मात्म नहीं था। अगला है, वीर विनोद के रचयिता था कविराज श्यामल दास। अगला, तारीख दाऊदी के लेखक थे अब्दुल्ला। अगला है, अब्बास का सरवानी ने अपनी रचना प्रमुखता किस शासक पर केंद्रित की है, तो ये इसने शेरशाह सूरी पर केंद्रित की है। अगला है दौलत शेरशाही के लेखक हसन खां था। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी, तो ये शेरशाह के शासनकाल में हुई थी। अगला, शेरशाह के विषय में किसने लिखा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह यानी शेरशाह दूसरा हैदर था, तो ये अब्बास का सरवानी लिखा है। अगला, शेरशाह के विषय में किस इतिहासकार ने लिखा है कि बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था, ये लिखा है डॉक्टर कानूनगो ने। अगला, किस इतिहास का कथन है शिवाजी और शेरशाह चरित्र और योग्यता रूप से ही समान न थे वरन समान परिस्थितियों में उनका विकास हुआ, ये कहा जदुनाथ सरकार ने। अगला, किस शासक को अकबर का अग्रणी माना जाता है, तो ये कहा जाता है शेरशाह सूरी को। अगला है, किस इतिहासकार ने शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रणी स्वीकार किया है, ये डॉक्टर अर्पित त्रिपाठी ने स्वीकार किया। अगला, शेरशाह को अकबर के पूर्वगामी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने शेरशाह की नीतियों को लागू किया था। अगला है, मुगलों के शेरशाह की बहुमूल्य देन क्या थी, तो ये थी भूराजस्व व्यवस्था। अगला पॉइंट देखते हैं। अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में किसके प्रशासन व्यवस्था को अपनाया, तो अकबर ने अपनाया था प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को। अगला, भूराजस्व प्रणाली में अकबर किसके पदचिन्हों पर चला था, तो भूराजस्व प्रणाली में अकबर शेरशाह सूरी के पदचिन्हों पर चला था। अगला, शेरशाह कालीन प्रशासन, दीवान वजारात जिसका प्रमुख होता था वजीर और राज्य के आय व्यय का हिसाब रखना इसका कार्य था। अगला, दीवान अर्ज, इसका प्रमुख होता आर्य यानी सेनापति, इसका कार्य था सेना के भर्ती, रसद और संगठन वेतन आदि की व्यवस्था करना। अगला, विभाग दीवान रसालत, ये किससे संबंधित था, विदेश मंत्री था, विदेशी राजदूतों का स्वागत पद व्यवहार आदि करना। अगला है विभाग दीवान हिंसा, जिसे का प्रमुख था दबीर खास, साम्राज्य के अंदर सभी प्रकार के पद व्यवहार आदेशों को भेजना। अगला, विभाग दीवान कजा, इसका प्रमुख होता था मुख्य काजी, ये न्यायिक कार्य करना सम्राट के पश्चात इसका अधिकार में था। बरीद ममालिक, इसका प्रमुख गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, ये साम्राज्य के विभिन्न भागों में गुप्तचरों की रिपोर्टों का प्राप्त करता था। अगला पॉइंट देखते हैं, सरकार प्रशासन, सिकदार सिकदारान, ये क्या था, सरकार का सैनिक अधिकारी होता था प्रमुख सिकदार, ये करता था सरकार यानी जिला में शांति बनाए रखना, सिकदारों के कार्य का निरीक्षण करना और महल
मालगुजारी आदि करो वसूली करने में सहायता करना सिकदारान का काम था। अगला अधिकारी सरकार प्रशासन में मुंसिफान, ये न्यायिक अधिकारी था। न्याय से संबंधित कार्य तथा परगना मुंशियों व अमीरों के कार्य का निरीक्षण करता था। परगना प्रशासन का अधिकारी सिकदार होता था। ये परगने का सैनिक अधिकारी था। सिकदार परगने में शांति बनाए रखना, सिकदारों का कार्य निरीक्षण करना व मालगुजारी आदि कर वसूली करने में सहायता करता था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है अमीन मुंसिफ, ये नागरिक अधिकारी था। दीवानी मुकदमों का निर्णय करना, भूमि के नाप एवं लगान व्यवस्था की देखभाल करना का था। फौजदार, ये परगने का खजांची था। कारकुन, ये फारसी और हिंदी का लेखक था। हिसाब किताब लिखना इसका मेन काम था। कानून को अर्ध सरकारी अधिकारी था। परगने के लगान संबंधी मामलों की जानकारी रखता था। अब यहाँ देखिए ग्राम प्रशासन दिया है, इसके बारे में देखते हैं। मुकद्दम, गांव का मुखिया होता था। पटवारी, ग्राम का वैतनिक अधिकारी जो गांव के लेखा जोखा रखता था। शेरशाह एवं उसके उत्तराधिकारी यहाँ दिया हुआ है। शेरशाह सूरी का पीरियड था 1540 से 1545। इस्लाम शाह का पीरियड था 1545 से 1553। फिरोज शाह का पीरियड था 1553। मोहम्मद अली शाह का पीरियड था 1553। इब्राहिम शाह का 1554। सिकंदर शाह का 1555। ये शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी थे। अगले चैप्टर में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।